हाँ भाई, क्या हाल चाल है बोर्ड वालों? सब बढ़िया? पेपर अच्छे से हो रहे हैं ना सारे? तो कुछ तैयारी इसकी भी कर लेते हैं। हिस्ट्री है भाई, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से कई सारे, तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे मेरे से आस्क कर सकते हैं सीधा। अब आते हैं भाई, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पहुँचते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है हु वॉज डिस्क्राइब्ड बाय मजीनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कह रहा है कि किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया कि जो मजीनी है, जो गुस्सेपी मजीनी है, वो हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे तगड़ा दुश्मन है। तो आपको बताना है कि सर ये है ड्यूक मेटरनिच। कौन है? ड्यूक मेटरनिच एक ऐसा इंसान था जिसने बोला कि जो गुस्सेपी मजीनी है, ये जो मजीनी है ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे तगड़ा दुश्मन है, इससे बचा लो, ठीक है। क्योंकि मजीनी था एक रिफॉर्मर, मैट्रिक था, जो मैटरनिच था वो क्या था, एक कंजर्वेटिव था। इसलिए क्या बोला कि इसने मजीनी से हमारे सोशल ऑर्डर को बचा लो। किसने बोला? ये ड्यूक मेटरनिच ने, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डिड जर्मेनिया सिम्बलाइज इन जर्मन विजुअल आर्ट, ठीक है। जर्मन विजुअल आर्ट में जो जर्मेनिया था वो क्या सिम्बलाइज करता है, क्या यहाँ पे दर्शाता है, क्या बताता है, किसके बारे में? तो आप देखो, सिंपल सा है, ये बताता है बेटा हीरोइज्म के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताता है? हीरोइज्म के बारे में, कि जो जर्मेनिया है, ठीक है, वो जर्मन विजुअल आर्ट में किसके बारे में बताता है? तो ये आपका था हीरोइज्म के बारे में, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत छोटा लेक्चर होगा लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। क्या कह रहा है? द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832, जो ट्रीटी थी कॉन्स्टेंटिनोपल की 1832 में जो हुई थी, रिकॉग्नाइज विच कंट्री एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। किस कंट्री को इसने बोला, किसने? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने बोला कि एक इंडिपेंडेंट नेशन है। किस कंट्री को बोला कि भाई ये इंडिपेंडेंट नेशन है इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग? तो आप बोलोगे सर इटली है, नहीं है, जर्मनी है, नहीं है, टर्की है, नहीं है, तो होगा क्या? इसमें हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस को ही कॉन्स्टेंटिनोपल ने, क्या ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने रिकॉग्नाइज किया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वेना 1815। अब देखो ट्रीटी ऑफ वेना क्यों साइन हुई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्यों था? तो सिंपल सा बेटा कि 1815 में जब नेपोलियन को हराया गया था, किसके द्वारा? प्रेब कंट्रीज़ के द्वारा। किसके द्वारा? प्रेब कंट्रीज। प्रेब मतलब कि जो प्रसिया हो गया, रसिया हो गया और ऑस्ट्रिया हो गया और कौन सा हो गया? ब्रिटेन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हुई कि इनके द्वारा जब इसको हराया गया था नेपोलियन को, तो वहाँ पे एक ट्रीटी साइन हुई थी। नाम क्या था उस ट्रीटी का? ट्रीटी ऑफ वेना। क्या नाम था उसका? ट्रीटी ऑफ वेना। 1815 में हुई थी, जहाँ पे नेपोलियन को ओवरथ्रोन कर दिया गया था, नेपोलियन को हटा दिया गया था और बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इंपॉर्टेंट आंसर होगा भाई कि टू रिस्टोर द मोनार्की इज ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। नेपोलियन ने देखो सिंपल सा मोनार्की को हटा के फेंक दिया था, डिक्टेटरशिप लगा दिया था, ठीक है। तो उसको, उस मोनार्की को जो ओवरथ्रोन किया गया था, तो उसको फिर से रिस्टोर करने का ऑब्जेक्टिव था इसका। किसका? ट्रीटी ऑफ वेना का। ट्रीटी ऑफ वेना का ये ऑब्जेक्टिव था कि जो मोनार्की को हटा दिया था नेपोलियन ने, उसको फिर से हमें क्या करना है? रिस्टोर करना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? तो अगला क्वेश्चन, हु वाज प्रोक्लेम द जर्मन एम्परर इन 1871। 1871 में 1871 में जर्मन एम्परर किसको बनाया गया है, किसको प्रोक्लेम किया गया है? तो आपको क्या बताना है कि सर जी ये तो हमको पता ही है। ये पहला आंसर है क्या? काइजर विलियम फर्स्ट। क्या है? काइजर विलियम फर्स्ट ने बोला, मतलब इसको हमने बोला कि भाई तुम हमारे राजा हो। किसने बोला? ये जर्मनी वालों ने। जर्मन वालों ने बोला कि जो काइजर विलियम फर्स्ट है वो हमारा राजा होगा, ठीक है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग was the architect of process of German unification? Important question है। क्या है? आजा भाई, क्या है? Important question है आपका ये, ठीक है। पेपर में आ चुका है, कई बार आ चुका है, तो इसलिए डबल स्टार लगा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा पूछ सकते हैं कि भाई देखो सिंपल सा है, जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कौन था, या चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन कौन था? तो आप बताओगे सर ऑटो वन बिस्मार्क। कौन था?
ओटो वन बिस्मार्क यहाँ का क्या था, चीफ आर्किटेक्ट था जर्मन यूनिफिकेशन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो असर्शन और रीजन, इसमें कई सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, कई सारे बच्चे, मोस्टली बच्चे इसमें फंसते हैं कि असर्शन रीजन क्या कह रहा है। देखो असर्शन क्या कह रहा है कि द स्कॉटिश हाईलैंडर्स, क्या कह रहा है, द स्कॉटिश हाईलैंडर वर फॉरबिडन बाय टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। क्या सिंपल सा है कि जो स्कॉटिक हाईलैंडर से उनको बोला गया था भाई कि उनको बार बार बोला जाता है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप अपनी गैलिक लैंग्वेज को हटाओगे, इसको हटाओ, आप हमारी लैंग्वेज बोलोगे। ठीक है, अब रीज़न क्या दिया गया है, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू स्टेबलाइज देयर डोमिनेंस ओवर द लार्जली कैथोलिक कंट्री। देखो रीज़न क्या बोला, रीज़न बोल रहा है कि इंग्लिश ने हेल्प किया था किसकी, प्रोटेस्टेंट को, किसको, प्रोटेस्टेंट को हेल्प किया आयरलैंड के कि भाई उनको स्टेबलाइज, उनके डोमिनेंस स्टेबलाइज करने के उनके लार्ज कैथोलिक कंट्री पे। ठीक है, तो देखो दोनों सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन आ जा भाई, आ जा, क्या कह रहा है, 8th। ठीक है, क्या कह रहा है, वाई डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब बताओ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गांधी जी ने सत्याग्रह क्यों ऑर्गेनाइज किया। तो देखो सिंपल सा है, मेनली स्टार्टिंग में उन्होंने 3 सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ठीक है, सिंपल सा है, इंडिया कब आए थे, 1815 में आए थे। कब आए थे, 1815 में आए। अब 1815 में आते ही पहले उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया, पूरे देश में घूमे, वहाँ पे देखे भाई कहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं। तो उन्होंने पहला सत्याग्रह लॉन्च किया पे चंपारण में, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, बिहार में है। ठीक है, कब किया था बेटा, तो ये किया था आपका 1917 में। कब किया था, 1917 में। फिर चंपारण के बाद गए यहाँ पे खेड़ा कब किया था, 1917 में ही किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने तीसरा सत्याग्रह किया कहाँ पे, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। कब किया था, 1918 में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सा खेड़ा जो सत्याग्रह था उन्होंने क्यों, किस वजह से किया था, तो क्या लिखा, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम। क्या प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं। टू सपोर्ट मिल वर्कर्स फॉर हाई वेजेस, क्या हाई वेजेस के लिए मिल वर्कर को सपोर्ट कर रहे थे, नहीं। तीसरा क्या, टू डिमांड द रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन ड्यू टू द क्रॉप फेलर। ठीक है, क्या जो रिलैक्सेशन के लिए डिमांड कर रहे थे, ठीक है, कलेक्शन ड्यू टू द रिवेन्यू फेलर। ठीक है, क्या जो रिवेन्यू फेलर था उसमें जो रिवेन्यू डिमांड की जा रही थी उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के, उनको क्या कर रहे थे, रिलैक्सेशन मांग रहे थे। उसके बाद टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेक टैक्स। तो मुझे बताओ इसमें है क्या, इसमें आपका है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सिंपल सा खेड़ा में क्या होता है भाई कि जो क्रॉप फेलर हो गया था। अब क्रॉप फेलर हो गया था तो जो ब्रिटिशर थे कह रहे थे भैया कि तुम्हारी क्रॉप फेल हो चाहे पास हो, मेरे को इतना रिवेन्यू चाहिए। तो बेचारे किसान लोग कह रहे थे साहब जी हमारे कैसे इतना दे पाएंगे, हमारी क्रॉप क्या हो गई, फेल हो गई है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो। तो उसी को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी पहुँच गए थे खेड़ा, और यहाँ पे इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द रीजन फॉर द कॉलिंग ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसको कॉल ऑफ करने का रीजन क्या था, किस वजह से इसको कॉल ऑफ कर लिया। क्या जलियांवाला बाग में से एक रीजन था, नहीं, ये रीजन नहीं था। ठीक है, क्या चौरी चौरा इंसिडेंट था, सोचो ध्यान से। कह रहा है अरेस्ट ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, क्या अल्लूरी सीताराम राजू को अरेस्ट किया गया था उसकी वजह से इन्होंने बंद कर दिया, नहीं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ, नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर जी हमको तो एक ही समझ आ रहा है, चौरी चौरा इंसिडेंट, जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उसी वजह से, उसके बाद से गांधी जी ने क्या कहा, हमारे वापस कर दो भाई, हमारे जो मूवमेंट चला रहे हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM, इसे हमें वापस दे दो। किस वजह से, देखो सिंपल सा, गांधी जी ने स्टार्टिंग में बोला था कि हम जो भी मूवमेंट करेंगे वो क्या रहेगा, नॉन वायलेंस रहेगा, नॉन वायलेंट मूवमेंट रहेगा, उसमें हिंसा नहीं होगी। ठीक है, तो चौरी चौरा भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर पुलिस वाले आए, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, लोग भी गुस्सा हो गए, पुलिस वाले को कूट दिया, कई सारे पुलिस वालों को जला दिया पुलिस स्टेशन में ही। उसकी वजह से इस वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने अपने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया, कॉल ऑफ कर लिया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक, उसके बाद कह रहा है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में द लाहौर कांग्रेस 1929, ठीक है, फॉर्मुलाइज द डिमांड ऑफ, भाई किस डिमांड को इन्होंने फॉर्मुलाइज किया, किस डिमांड को मांग रहे थे लाहौर कांग्रेस में? तो क्या है एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, क्या सॉल्ट टैक्स का एबोलिशन मांग रहे थे? नहीं, ठीक है। क्या पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस मांग रहे थे? सोचो, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस या सेपरेट इलेक्टोरेट? तो ये बेटा मांग रहे थे पूर्ण स्वराज। किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे? पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। कौन? आपके जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने डिमांड करी पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस की, ठीक है। कब किया था? 1929 में। अभी इन्होंने इसको थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए 26 जनवरी 1930 को इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के नाम पे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे उसको सेलिब्रेट करने के लिए बोला गया, जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो सके इनके इस डिमांड के और या देश को एक इंडिपेंडेंट स्वराज कंट्री बनाने की ओर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? व्हाट डिड द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 क्या मीन करता है, क्या मतलब है इसका, क्यों लागू किया गया था? तो बताओ भाई, क्या लिखा है? दे वर फ्री टू मूव इन एंड आउट ऑफ द टी गार्डन। क्या जो पीजेंट थे, जो किसान थे, क्या जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, वो क्या आसानी से आ जा सकते थे? आए गए, जब मन करा बाहर चले गए महबूबा से मिलने, जब मन करा वापस चले आए, ठीक है। तो ये सब नहीं। दूसरा क्या है? तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। कह रहा है दे वर नॉट परमिटेड टू लीव द ट्री गार्डन विदाउट परमिशन। सोचो, कह रहा है दे वर गिवन हाई वेजेस या दे वर अलाउड टू गो होम वंस अ ईयर। तो भाई सिंपल सा है कि बिना परमिशन के, क्या है? बिना परमिशन के आप टी गार्डन को लीव नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर आपके पास परमिशन है तभी आप जाओगे, परमिशन नहीं है तो बाहर नहीं जा सकते, बाहर जाओगे तो पैर तोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। अगला क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन 12th क्वेश्चन क्या है? फिर से असर्शन और रीजन आ गया। कह रहा है कि महात्मा गांधी कह रहा है महात्मा गांधी डिसाइड टू टेक अप द खिलाफत इशू, ठीक है। महात्मा गांधी ने खिलाफत इशू को क्यों टेक करने का, मतलब कि क्यों उसको अपनाने का सोचा? रीजन क्या है? ही वॉन्ट टू ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोजर टुगेदर फॉर्म अ यूनिफाइड नेशन मूवमेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ, पहला था कि इन्होंने खिलाफत इशू को टेक कर लिया। क्या कर लिया? खिलाफत इशू को उन्होंने अपना लिया। रीज़न क्या गया है? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो खिलाफत इशू है वो हिंदू और मुस्लिम को एकजुट कर सकते हैं। मतलब कि सिंपल सा है, खिलाफत इशू मेनली टर्की में चल रहा था, ठीक है। दो भाई थे अली ब्रदर्स जिन्हें बोलते हैं। पहला कौन से थे? पहले थे आपके मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इन दोनों को भी सपोर्ट करें। तो इनका ये मानना था कि अगर हिंदू मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे तो बाद में मुस्लिम भी हिंदू को सपोर्ट करेंगे, ताकि हिंदू मुस्लिम में यूनिटी बनी रहे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है? What was the Rinderpest that spread in Africa in 1980s? Rinderpest क्या है बताइए भाई? Rinderpest क्या है? ये जो अफ्रीका में 1890s में फैला था। तो आप बोलोगे सर ये एक कैटल प्लेग्यू है। क्या है ये? कैटल प्लेग्यू है, मतलब कि सिंपल सा है कि जानवरों को होने वाली एक बीमारी थी, ठीक है। तो कहाँ पे फैली थी ये फैली थी आपकी अफ्रीका में। कब फैली थी? 1890s में फैली थी, ठीक है। आ सकता है पेपर में आपके, ठीक। आगे, वाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका इन द 19th सेंचुरी? बताओ भाई, यूरोपियन अमेरिका क्यों भाग गए थे? क्यों भगे थे? बताओ। महबूबा उनकी वहाँ चली गई थी, है? बताओ, नहीं पता? मैं बताता हूँ। क्या लिखा है? पोवर्टी एंड डेडली डिसीज़। उनके यूरोप में पोवर्टी और डेडली डिसीज़ फैल गई थी, यूरोप वाले मर रहे थे, ठीक है। रिलीजियस परक्यूशन, भाई सिंपल सा कुछ रिलीजियस मैटर भी था। टू एस्केप द टर्मोइल ऑफ द वॉर्स, वॉर भी देखो उस टाइम पे यूरोप में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे। आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, रशियन, बहुत सारे वहाँ पे रेवोल्यूशन हो रहा था। और फिर इसकी वजह ये भी एक रीज़न था, जिसमें आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे तीनों रीज़न थे, तीनों रीज़न था जिसकी वजह से यूरोपियंस भाग रहे थे अमेरिका। चलो अमेरिका, है ना। वहाँ पे तब ट्रंप नहीं बैठा था, टैरिफ लगा देगा, ट्रंप नहीं था तब, ठीक है। विच पावरफुल वेपन्स ऑफ स्पेनिश? कह रहा है कि विच पावरफुल वेपन्स डिड द स्पेनिश कॉन्करर्स यूज टू डिवास्टेट द अमेरिकन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स? जो अमेरिकन थे, पहले वाले जो अमेरिका में जो रहते थे,
उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको मारने के लिए, उनके ऊपर कब्ज़ा करने के लिए स्पेनिश ने क्या हथियार अपनाया था? बताओ भाई, कौन कौन से हथियार अपनाए थे? तो आपने देखा कन्वेंशनल वेपन्स लाइक गन्स, नहीं। कह रहा है स्मॉल पॉक्स जम्प्स, बताओ सोचो। तो भैया यही था, स्मॉल पॉक्स जम्प्स। सिंपल सा, देखो हमेशा लड़ाई हथियार से ही नहीं लड़ी जाती कि गोला बारूद ले लिया, जाके मार दिया, हथियार ये लड़ाई होगी, नहीं। कभी कभी दिमाग से भी, जैसे मान लो उस टाइम पे जो स्मॉल पॉक्स जम था ये यूरोप में फैला था और यूरोप वाले में थोड़ा इम्यूनिटी आ गई थी इससे लड़ने के लिए, लेकिन जो अमेरिकन वाले थे वो इस जम से अनजान थे। अब वहाँ पे जब पहुँचेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे जब पहुँचे तो नया नया जम्स मिला उनको। जैसे आपके टाइम पे यहाँ पे कोरोना वायरस आ गया था, है ना। जब कोरोना वायरस आ गया तो आप लोग सब अनजान थे, यहाँ पे लोग मर रहे थे, नया नया वायरस था। तो वैसे ही वहाँ पे भी नया नया जम्स था, इसलिए वहाँ पे लोग इनके सामने घुटने टेक दिए थे। ठीक है, किसके सामने? स्मॉल पॉक्स जम्स के सामने। ठीक है, फिर कह रहा है व्हाट वर द कॉर्न लॉज इन ब्रिटेन। भाई कॉर्न लॉज क्या है? ब्रिटेन में कॉर्न लॉज क्यों लगाया था? तो कॉर्न लॉज बताओ भाई, सिंपल सा क्या लिखा है? लॉज दैट मैंडेट टू कंजप्शन ऑफ कॉर्न। क्या है पहला? है नहीं। पहला क्या कह रहा है कि क्या ऐसा लॉ बनाया गया था कि आपको मैंडेटरी हो गया है आपको कंजप्शन ऑफ कॉर्न, कॉर्न आपको खाना ही खाना है। क्या मैंडेटरी है? नहीं भाई, मेरा मन मैं खाऊं ना खाऊं। कह रहा है लॉज दैट रेजिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। ठीक है, हाँ सोचो इस पे। लॉज दैट प्रमोट द एक्सपोर्ट ऑफ द कॉर्न या लॉज दैट प्रोवाइड फ्री कॉर्न ऑफ द पुअर। सिंपल सा भाई कि इसका आंसर होगा आपका बी। बी आंसर कैसे होगा? बी आंसर होगा क्योंकि देखो उस टाइम पे ब्रिटेन में जो ब्रिटेन के फार्मर थे वो भी कॉर्न कर रहे थे और मेनली कॉर्न बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे ये देखा गया कि भाई जो वहाँ के फार्मर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, तो उनको नुकसान को बचाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि अब कॉर्न बाहर से नहीं आएगा, यहीं वाले कॉर्न खाओ नहीं तो मर जाओ। ठीक है, बाहर से कॉर्न बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ये कौन सा लॉ कहता है? कॉर्न लॉज। कौन सा? कॉर्न लॉज। ठीक है, आगे भाई क्या कह रहा है? 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है? Why did the East India Company appoint गोमास्तास? ठीक है, गोमास्तास को क्यों अपॉइंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? बताओ भाई, क्यों अपॉइंट किया गोमास्तास को? तो देखते हैं क्या लिखा है। टू प्रोवाइड लोन्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को लोन की जरूरत थी? उसके लिए किया था? नहीं। कह रहा है कि टू सुपरवाइज द वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ। क्या जो वीवर्स को सुपरवाइज करने के लिए, सप्लाईज को देखने के लिए, एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ गुड्स की क्वालिटीज़ को, क्लॉथ की क्वालिटीज़ को देखने के लिए किया गया था। तीसरा क्या है? टू फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच इन इंडिया। फ्रेंच जो के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए बनाया गया था। या चौथा क्या है? टू हेल्प इंडियन वीवर्स सेल देयर गुड्स टू अदर यूरोपियंस। क्या अदर यूरोपियंस को सेल करने के लिए बनाया गया था? नहीं। ये आपका हो जाएगा बेटा बी। यहाँ के जो वीवर्स थे उनको सुपरवाइज करना था, उनसे जो सप्लाई थे उसको कलेक्ट करना था और उनकी जो क्वालिटी ऑफ क्लॉथ थी, उन्होंने जो क्लॉथ बनाया उसकी जो क्वालिटी है उसको सुपरवाइज, उसको एग्जामिन करने का काम किसका था? गोमास्तास को। किसको? गोमास्तास को। क्लियर हुआ? तो गोमास्तास का काम क्या था? समझ आया ना? आगे 18th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायनामिक इंडस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फर्स्ट डायनेमिक इंडस्ट्री ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का भाई कौन सी ऐसी पहली इंडस्ट्री थी? तो बेटा सिंपल सा है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री आती है तो सबसे पहले वो किस पे ढाबा बोलती है? वो कहेगी सर कॉटन और मेटल। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग कॉटन के साइड बहुत भाग रहे थे और मेटल्स तो भाई इंडस्ट्री, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, इंडस्ट्रीज बन रही थी, तो मेटल्स की तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो ही गई थी। ठीक है, अगला वाई डिड वुमेन्स वर्कर इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी। ठीक है, स्पिनिंग जेनी को क्यों अटैक किया था वहाँ की वुमेन्स ने, वुमेन्स वर्कर ने? बताओ भाई क्यों किया गया? क्या उनके पति को लेकर भाग गया था? नहीं। क्या कह रहा है? बिकॉज इट प्रोड्यूस अ पुअर क्वालिटी यार। नहीं। क्या पुअर क्वालिटी यार कर रहा है? नहीं। क्या बिकॉज इट वॉज अ एक्सपेंसिव ऑपरेटर? नहीं, उसको ऑपरेट करना एक्सपेंसिव होगा। नहीं। ठीक है, जब देखो नहीं। फियर टू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ भाई ये है, क्या है कि उनको डर था। उनको क्या था? डर था कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारे जॉब को खा जाएगी, हमारे एम्प्लॉयमेंट को खा जाएगी, इसी का डर था और इसी वजह से उन्होंने अटैक कर दिया था स्पिनिंग जेनी पे। ठीक है, अगला 20th क्वेश्चन कह रहा है द्वारकानाथ टैगोर वॉज अ फेमस। बताओ भाई कौन थे ये? द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो आप बताओगे सर ये एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। क्या थे ये? फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे। कौन? द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद
विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय जोहान गुटेनबर्ग। ठीक है, जोहान गुटेनबर्ग के द्वारा पहली कौन सी बुक थी जिसने जो प्रिंट हुई थी। तो बोलोगे सर ये यूरोपियंस थे, ये जापानी बुक तो छापेंगे नहीं, ये कुरान तो छापेंगे नहीं, ये क्या है कल्पसूत्र तो छापेंगे नहीं। तो कहेंगे ये तो कहेंगे छापे, हम तो ब्रिटेन हैं, हम तो ब्रिटेन वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बाइबल को छापेंगे। क्या छापेंगे, बाइबल को। ठीक है, उसके बाद विच रिलीजियस रिफॉर्मर रोड द 95 थीसिस। कौन से रिलीजियस रिफॉर्मर ने 95 थीसिस को रोड किया और चैलेंज किया था उसमें रोमन कैथोलिक चर्च। अब देखो सिंपल सा, रोमन कैथोलिक चर्च का नाम अगर आएगा तो आप बोलोगे सर ये मार्टिन लूथर है। कौन है ये, मार्टिन लूथर ने बोला था कि सर जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसको क्रिटिसाइज किया था, काफ़ी बढ़िया से क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, अपने थीसिस में। ठीक, अब उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। अब बताओ भाई इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया, कौन लेकर आया इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस। तो लेकर आया बेटा आपके पोर्टुगीज मिशनरीज। पोर्टुगीज मिशनरीज लेकर आए थे। सबसे पहले कहाँ लेकर आए थे ये लेकर आए थे गोवा में। कहाँ लेकर आए थे ये, गोवा में लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है असर्शन रीजन। देखो फिर से आ गया असर्शन रीजन। बताओ भाई मजा आ रहा है असर्शन रीजन करने में या दिमाग खराब हो रहा है, क्या कह रहा है कि असर्शन क्या है, द वुड ब्लॉक प्रिंट मीडियम वॉज ब्रॉट टू यूरोप फ्रॉम द चाइना। ठीक है, सिंपल सा वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी कहाँ से आई थी, चाइना से आई थी। ठीक है, मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर द मैनी ईयर्स ऑफ द एक्सप्लोरेशन इन चाइना एंड ब्रॉट द नॉलेज विद द हिम। सिंपल सा है, पहले सबसे पहले वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी आई चाइना में, या सबसे पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी आई चाइना में, उसको मार्को पोलो जाके सीख के दौड़ता दौड़ता गया कहाँ पे, इटली गया। कह रहा है कि भाई हम तो एक बढ़िया से खोज करके आए हैं, बढ़िया से चीज़ सीख के आए हैं। सबने पूछा क्या कि हम देखो एक वुड ब्लॉक बनाओ, उस पर इंक लगाओ, उसके पेपर पर लगा दो ना, तो जो वुड ब्लॉक में आपने बनाया है वो आपके पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन लेकर आया, तो आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आगे अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुलामगिरी 1871 अ बुक अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम वाज रिटन बाय। देखो कास्ट सिस्टम के टाइप पे इनजस्टिस हो रहा था तो उसको किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप बताओगे सर ये कौन थे, ये थे आपके ज्योतिबा फुले। कौन थे, ज्योतिबा फुले ने इस गुलामगिरी को लिखा था। ठीक, तो चैप्टर हो गया आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये हो गया आपके खत्म। ठीक, तो देखो ये आप पढ़ के जाना, नहीं तो यही होगा आपके साथ एग्जाम में कि एवरी टॉपर इन एग्जाम व्हेन एवर आई आस्क एनी क्वेश्चन। आप यही करोगे भाई, जो कोई भी आप किसी भी टॉपर से क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है, तो क्या कहलेगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो इसी वजह से अच्छे से पढ़ के जाओ। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत थैंक यू। और जल्दी ही हम आपके ज्योग्राफी के, सिविक्स के, इको के और भी आपके सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।